Okay, bachalo, sorry, welcome back. Now we have Newton's third law of motion. It states that this is your textbook only. Okay, तुम्हारा स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 14 पे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इट स्टेट्स एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स simultaneously. Okay, the reason for giving you that kicking example was just to explain you the importance of the word simultaneously, the last word in the definition of Newton's third law of motion. That word is very important. If you don't put that word in the definition or you miss it, the entire definition becomes senseless. Okay, every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. In easy word समजायचं असेल तर every action force has an equal and opposite reaction force as it is which acts at the same time or at the same moment. Okay, simultaneously चाहिए जी, at the same time, at the same moment. This is for your understanding, not for memorizing. For memorizing, okay, sir Isaac Newton को बहुत इज्जत दो. He is the father of modern physics. Okay, he is the father of physics, father of science. ओके तो जो उन्होंने वर्ड्स दिया है हम लोग वर्ड टू वर्ड वही आंसर याद करेंगे और वर्ड टू वर्ड वही लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ओनली देर आर मॉडर्न मेनी इक्विपमेंट्स विच आर स्टिल वर्किंग, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट्स दैट आर वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल द वर्किंग ऑफ अ गन, बराबर है. जो बंदूक चलता है, बंदूक जो है उसका वर्किंग बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ द रॉकेट बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल, मॉडर्न डेज मिसाइल यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू रॉकेट. ओके, इवन द ट्रैवलिंग ऑफ सैटेलाइट्स इन द यूनिवर्स. सैटेलाइट, अपना सैटेलाइट जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भी अभी अपना अर्थ के आजू बाजू में गोल गोल घूम रहा है, जिसकी वजह से हम लोग स्टार टीवी, डिश टीवी वगैरह सब देख रहे हैं. ओके, ऑल दी सैटेलाइट्स दे वर्क ऑन द not work on the same principle, but the movement of satellite is controlled or is initiated by using the same Newton's third law of motion. Okay, तो this is a very important law. तीनों ही लॉ इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये मैक्सिमम यूज़ हो रहा है आज की तारीख में, इन प्रेजेंट डे मैक्सिमम यूज़ हो रहा है. ओके, now regarding your physics or science 1, okay, one thing you need to understand that physics is basically broadly classified into 3 era. One is the Newton era. Newton era के बाद में आया था Albert Einstein, the most genius scientist or the most genius personality who has lived in this world ever. बराबर है. There was Albert Einstein. उसके जैसा दूसरा कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा ही नहीं हुआ. उसके जैसा इंटेलिजेंट, उसके जैसा ये कोई ज़हीन इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है इन दिस एंटायर वर्ल्ड और यू कैन से द यूनिवर्स. ओके, अनलेस एंड अनटिल वी कम टू नो अबाउट सम एलियन पीपल जहाँ इससे बड़ा कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ रहेगा, विच इज़ अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी. ओके, जहाँ से ये साइंस शुरू कहाँ से होता है? इट स्टार्ट्स विथ न्यूटन. इट स्टार्ट्स विथ न्यूटन लॉज. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन ने काफ़ी कुछ सिखाया साइंस के अंदर. ये साइंस, न्यूटन का साइंस जहाँ से शुरू होता है एक लिमिट पे आके ख़त्म होता है. वो ख़त्म होने के बाद वहाँ से उसके ऊपर शुरू होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का फिज़िक्स. ओके, और जहाँ पे जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन का ख़त्म होता है फिज़िक्स, उसके बाद जो साइंस, उसके ऊपर जो फिज़िक्स चालू होता है, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट इज़ रेफर्ड एज क्वांटम फिज़िक्स. ओके, मतलब फिज़िक्स का ब्रॉडली ये 3 पार्ट है. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर लेसन. जस्ट याद आ गया तो मैंने ऐसे समझाने के लिए तुमको बता दिया. ओके, मतलब कैसा है, यहाँ स्पून फीडिंग नहीं चलता है. हर साइंटिस्ट, अगर न्यूटन के पास इतना ज़्यादा दिमाग था तो उधर और भी साइंटिस्ट थे, बराबर, और भी साइंटिस्ट थे उस दुनिया में जो लोग, मतलब कैसा है आज की तारीख में कैसा होता है गॉसिपिंग. तुम किसी को चावल दे दो तो उसमें नमक मसाला डाल के, मालूम है ना, अलग से अलग ही गॉसिप कुछ बन जाता है. वैसे ही साइंटिस्ट लोग का भी वही काम धंधा था. न्यूटन ने 3 लॉ दिया, वो 3 लॉ के बेसिस के ऊपर सेकेंड एंड थर्ड लॉ को कंबाइन करके, उसके कंबाइन आइडियाज़ को कंबाइन करके साइंटिस्ट क्रिएटेड अ न्यू लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन से कुछ याद आ रहा है? हम लोग ने एक ऐसा ही कुछ सिमिलर वर्ड्स में लॉ किया था पहले भी. वी हैड डन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो मैंने बोला था तुम लोग को बाय हार्ट रखना है. यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दिस लॉ अनलेस एंड अनटिल यू क्लियर योर 10th. अगर गलती से साइंस ले लिया तो अनलेस एंड अनटिल यू क्लियर योर BSc MSc जो भी तुम करोगे या PhD भी करोगे, यू हैव टू रिमेंबर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बराबर है? व्हाट वाज दैट लॉ? डू एनीवन रिमेंबर? पढ़ेंगे हम लोग, वो वापस सेकेंड लेसन में आने वाला है. इसमें सेकेंड लेसन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वर्क एंड एनर्जी. उसमें वापस एनर्जी आता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आएगा ही. व्हाट वाज दैट? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. बराबर है? देयरफॉर ऑल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ये लॉ था अपना. बराबर? तो इससे मिलता जुलता ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम इज नॉट कंसर्न, द लॉ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नॉट कंसर्न विद द एंटायर वर्ल्ड, but momentum is concerned between the two objects where there is a momentum or where there is a clash or collision. जहाँ टक्कर होने वाली है दो ऑब्जेक्ट्स की, it depends upon that. And the law says that लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? हम लोग ने न्यूटन का सेकेंड लॉ देख लो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. यानी जितना फोर्स लगाया है मोमेंटम उतना ही ज़्यादा रहेगा. बराबर? हाँ. एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. नाउ देर आर टू बॉडीज विच आर एक्टिंग अगेंस्ट वन अनदर. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और दोनों एक दूसरे से कोलाइड होता है. बराबर है? तो कोलिजन के टाइम पे दोनों बॉडी का अपना अपना अलग अलग मोमेंटम होता है. अभी हम लोग ये खेलता है, बिलियर्ड्स वगैरह खेलता है, पूल खेलता है, मालूम है? हाँ, तो पूल के अंदर यू कैन सी यू हिट अ बॉल टू अनदर बॉल और फिर दूसरा बॉल आगे बढ़ना चालू होता है. बराबर? कई बार ऐसा, मतलब अगर दोनों तरफ से बॉल फेंकेगा तो दोनों बॉल अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है या रिवर्स डायरेक्शन में आता है. ओके. तो कोलिजन के बाद क्या होता है? मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज द सेम. मोमेंटम का लॉस नहीं होता है. दैट इज नेवर अ लॉस ऑफ मोमेंटम. ओके. दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. उसको तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर. द फर्स्ट वन इट सेज इज, अरे यार ये बार बार टीम की हो जाता है. ओके, ब्राइटनेस काफ़ी है. द फर्स्ट लॉ इट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम. द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. ओके. सेकेंड डिस्क्रिप्शन है उसका, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. Okay, if there are two bodies interacting with each other या colliding with each other, अगर कोई external force नहीं है उसके ऊपर, the momentum will remain constant and it will not change. Okay, and the third one is two objects collide, then the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Okay, यानी टक्कर से पहले जितना फोर्स था टक्कर के बाद भी उतना ही मोमेंटम फोर्स रहेगा. ओके. तो ये तीनों लॉ भी इंपॉर्टेंट है. तीनों डेफिनेशन यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज दिस डेफिनेशन विल अपीयर इन योर एग्जाम फॉर फिल इन द ब्लैंक वगैरह कुछ भी करके डाल सकती है टीचर, फिलअप्स वगैरह डाल सकती है. ओके. दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल ओवर हियर. ओके, आई विल कवर द एग्जाम्पल इन अ शॉर्ट वाइल, प्लीज होल्ड. ओके, अभी तुम लोगों ने बेल सुना था, इसके लिए वीडियो पॉज करके गया था मैं. चलो लेट्स बिगिन. ओके, यू नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया हम लोग ने. इट हैज़ बीन डिफाइंड इन 3 डिफरेंट वेज. और ये तीनों भी सेंटेंस तुमको बाय हार्ट करना है. ये तीनों का डेफिनेशन तुमको बाद में थियरी पार्ट में मैं लिखाऊंगा एंड यू हैव टू मेमोराइज इट. ओके, देन ऑन द पेज नंबर 16 ऑफ योर टेक्स्ट बुक दैट इज ऑन द वेरी टॉप दैट इज एन एग्जाम्पल गिवन टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बराबर है? तो ये इसको ध्यान से पढ़ो. व्हाट डज इट सेज? दिख रहा है? अपना टेक्स्ट बुक साथ में खोल के रखो. अगर यहाँ नहीं भी क्लियरली दिख रहा रहेगा तो यू कैन सी दैट. अगर मैं हायर रेजोल्यूशन वाला कैमरा यूज़ करूँगा तो वीडियो फाइल इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि फिर वो डाउनलोड नहीं होगा. ओके, सो वी हैव टू बेयर अप विद दिस कैमरा ओनली एज द मास ऑफ द गन. नाउ लेट्स से द वर्किंग ऑफ अ गन. ओके, आपने हमेशा देखा है, भले चलाया नहीं रहेगा तो भी इन फिल्म यू हैव सीन, जब भी गन फायर होता है द गन एक्चुअली रिकॉइल्स. चलाने वाला आदमी हिल जाता है, उसको गन पकड़ने वाला आदमी. बराबर है? तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. अगर बुलेट स्पीड में आगे जाता है
तो एट द सेम टाइम इट पुशेस द गन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज बैकवर्ड। बराबर। तो जितना फोर्स से बुलेट आगे जा रहा है उतना ही फोर्स से वो गन को पीछे ढकलता है। सो दैट इज व्हाई इट रिकॉइल्स। नाउ द डेफिनेशन ओवर हियर सेज दैट दिस येलो ब्रैकेट सेज as the mass of the gun is much higher than the mass of the bullet, the velocity of the gun is much smaller than the velocity of the bullet. Therefore, the magnitude of the momentum of the bullet and that of the gun are equal and are in opposite direction. Thus, the total momentum is constant. Total momentum is also constant during the launch of a rocket. Okay, that's a very different kind of explanation. जो explain करने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए टेक्स्ट बुक वालों ने भी नहीं किया है। तो जो चीज़ टेक्स्ट बुक ने नहीं किया है हम लोग भी नहीं करेंगे। बराबर, सिंपल। विल स्टिक टू द टेक्स्ट बुक बिकॉज हम लोग को ये लेसन फिनिश करना है। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ये लेसन ऑलमोस्ट फिनिश होने के लिए आ गया है। ओके, नाउ सिंस बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस का जो भी कंडीशन चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह चल रहा है अपना, तो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ठीक से पोर्शन कवर नहीं होने वाला है एंड गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड। ओके, अभी तक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज स्टिल प्लानिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग वेदर टू रिड्यूस द सिलेबस और नॉट टू रिड्यूस द सिलेबस, बिकॉज इन महाराष्ट्र द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑलवेज वैल्यूड द मोस्ट एज कम्पेयर टू ऑल अदर स्टेट। बराबर, बाकी के स्टेट का आपने देखा है। बॉम्बे के बाहर का एग्जाम्पल देख लो, फॉरगेट अबाउट महाराष्ट्र, बॉम्बे के बाहर का एग्जाम्पल देख लो। यू नो, लास्ट ईयर अपने पास एक स्टूडेंट आया था धुले से, वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, 96% लेके आया था, बट व्हेन ही केम टू माय ट्यूशन आई वाज शॉक टू डिस्कवर कि उसको पढ़ने ही नहीं आता था और वहाँ 96% लेता था। बराबर है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने मुंबई में बहुत हायर है, इसके लिए यहाँ जल्दी डिसाइड नहीं कर पा रहा है वेदर पोर्शन कम करने के बाद, अगर 9th का पोर्शन अभी कम कर दिया तो वो प्रॉब्लम 10th में आने वाला है। तो क्या क्या कम करना है, क्या नहीं कम करना है, उसके लिए अभी बहुत सोच विचार चल रहा है। इट इज़ नॉट एन ईजी एज यूपी बिहार के जैसा नहीं है। उधर तो ऑलरेडी दिल्ली यूपी बिहार के अंदर दे हैव ऑलरेडी अनाउंस अ 40% कट इन द सिलेबस फॉर 9th 10th 11th 12th। ओके, मतलब इतना परसेंट कट करने के बाद अगर उतना नॉलेज आप नहीं दोगे तो आगे स्टैंडर्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम होने वाला है। या अगर 40% सिलेबस कट करके बच्चा साइंस करते करते हुए अगर गलती से इंजीनियरिंग में पहुंच भी गया तो इंजीनियरिंग के अंदर बैंड बच जाएगी उसकी, बिकॉज वो टाइम पे इंजीनियरिंग में बैठ के वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं करते बैठ सकता है। बराबर है, अभी 9th का ही पोर्शन यू आर सीइंग, द पोर्शन इज वेरी वास्ट। एक एक लेसन एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम लग रहा है अपने को। बराबर, द लेसन का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। द ओनली थिंग व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग इज rather than looking into the problems, the problem that you need to solve in your textbooks। okay, इसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा at the time when we will be doing all the problems of all the lesson simultaneously, एक के पीछे एक करेंगे हम लोग back to back। okay, but from your exam point of view, since the school teachers are not been able to cover up all the problems online, okay, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर द टेक्स्ट बुक के अंदर जो तुमको प्रॉब्लम्स दिया है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, it is very likely that the solved example problems will be repeated in your exams also. They will put the same question जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, so that you can easily write the answers and एग्ज़ाम में मेहरबानी करके पास हो जाए। ओके, वेरी मच पॉसिबल। इसलिए मैं बोलूँगा कि all the solved examples of the problem, ये देख ऐसा रेड हाइट टाइटल में दिया है ना, solved examples, और उसके नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, सो दीज प्रॉब्लम्स यू हैव टू प्रैक्टिस इट 5 टाइम्स इन योर ट्यूशन बुक। क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग 1 टाइम ही कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, बिकॉज उसमें मेमोराइजिंग इंपॉर्टेंट है। बट इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इट इज़ मोर और लेस लाइक मैथ्स। द मोर यू राइट एंड यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए ये सॉल्व प्रैक्टिस जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है यू विल बी डूइंग 5 टाइम्स। क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको भेजने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर्स यू विल बी राइटिंग ओनली 1 टाइम एंड मेमोराइजिंग इट। ओके, मैथ्स का मैंने रिटन टेस्ट लिया था, कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास। साइंस का जो मैं टेस्ट लूँगा, साइंस का टेस्ट विल बी कंडक्टिंग ऑन जूम, लाइव मीटिंग के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर हम लोग लेंगे, ऑनलाइन क्लास सेशन लेंगे। सब 4-5 बच्चों को मैं एक साथ ले लूँगा ऑनलाइन, एंड देन आई विल आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट। ओके, और वो ऑनलाइन आंसर देगा और बाकी सब भी सुन रहे रहेंगे। तो अच्छे से तैयारी करना, बिकॉज बाकी सब सुन रहे रहेंगे, उनके फैमिली भी सुन रही रहेगी, माइट बी पॉसिबल।
ओके, तो उनको समझ में आएगा कौन कितना होशियार है बच्चा। ओके, यस, साइंस का एग्ज़ाम, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट जो भी अदर देन मैथ्स जितना भी सब्जेक्ट्स है, इसका हम लोग का रिटन टेस्ट नहीं होएगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओरली ऑन जूम। क्वेश्चन आंसर टाइप में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा और बाकी सब सुनेंगे। ओके, हाँ, तो जूम में हम लोग ये करने वाले हैं। मैथ्स जब चालू हो जाएगा अगेन रिटर्न, क्योंकि मैथ्स के अंदर तो मैं आपको ओरली क्वेश्चन पूछ नहीं सकता हूँ ना, आप क्वेश्चन समझोगे ना मैं आंसर समझूंगा। सो दैट इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल इन मैथ्स, हेंस वी हैव टू स्टिक टू टेलीग्राम ओनली फॉर दैट। ओके, लेकिन इसका एग्जाम्स हम लोग जूम पे लेंगे एवरी संडे। फर्स्ट लेसन इज़ कवर, फर्स्ट लेसन इज़ ओवर। क्वेश्चन आंसर्स आपको आ गया है ऑलरेडी, कल भेज दिया था। वो क्वेश्चन आंसर्स वन टाइम लिखना है, मेमोराइज करना है, और जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व एग्जाम्पल राइट इट 5 टाइम्स। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं अपना एग्जाम में तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स नहीं पूछ सकता हूँ, बट you have to prepare this for your semester. Okay, in the next video we are going to start with our next lesson. अरे पेजेस इसका ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि बच्चे ने कभी पढ़ाई किया ही नहीं है ये बुक से। Okay, we are going to start the next lesson, that is lesson number 2, work and energy. ओके, ऑल माई स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग, सर ये साल लगता है सर भी घर में बैठे बैठे इंग्लिश भूल गए, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी, मैक्सिमम इन हिंदी। ओके, आई एम डूइंग इट just because I already told you in our previous videos that we have students who have joined us in our classes from remote areas like Nasik, Pune, Junner, Aurangabad, etc., other parts of Maharashtra, where understanding English is a major challenge for these students. Okay, they are not as very good in English as our students in Bombay. That is the reason why फक्त त्या लोकांसाठी आणि तुम्हाला पण चांगलं आहे ते. If I am explaining you in a local language, it's better for you to understand, or else if I use the English language, okay, English language में ही करूँगा तो मेरे वो बच्चे जो बेचारे रिमोट प्लेसेस से आ रहे हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे. Just because I am using Hindi as well as English together to explain you, the same videos are enough to teach my students of English medium, semi-English medium, and of course some Marathi medium students are also referring, which are not directly under my classes, but वाया वो लोग कर रहे हैं. Okay, so in the next chapter we are going to start with work and energy, and this is going to be a very long topic for you. Okay, जितना शॉर्ट में हमारा राइटिंग वर्क ख़त्म हो गया था इन लेसन नंबर 1, इतना शॉर्ट में नहीं ख़त्म होगा. इसमें डेफिनेशंस है वर्क, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो इसका जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे. वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. लेसन नंबर 1 इज़ ओवर. इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ वर्क एंड एनर्जी, दैट इज साइंस, 9th स्टैंडर्ड साइंस, लेसन नंबर 2, वर्क एंड एनर्जी. ओके, चलो बाय बाय.